ये डायग्राम बना रहे, प्रिज्म है ये, प्रिज्म। ठीक है, तो आपको ना बेटा दिया गया है म्यू फॉर रेड कलर 1.39, म्यू फॉर ग्रीन कलर 1.44 और म्यू फॉर ब्लू कलर ये दिया गया है 1.47। आपको ये बताना है कौन से कलर्स तो बाहर जाएंगे और कौन से कलर्स अंदर रहेंगे, या ये बोलो यहां पर कौन कौन से कलर्स हमें मिलेंगे बाहर। सही है, करें ट्राई। बाहर एयर है, बाहर एयर। एक मिनट और। हाँ क्या लेकिन कैंसर ही करेगी थोड़ा सा जल्दी। मैं बहुत थक गया। 8 बजे तक मत खींचो सर हमको। है क्या कह रहे हो? दोनों कनेक्ट क्यों नहीं हुआ? ओनली रेड, रेड बाहर जाएगा और बाकी ब्लू और ग्रीन अंदर आ जाएंगे। देख कर तो भाई देखो कैसे सोचना है इस क्वेश्चन में। देखें एक बार, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा। देखो यहां से तो स्ट्रेट निकल जाएगी, क्यों? एंगल आई जीरो, एंगल आर जीरो, सही है ना। यहां पर जाकर के रिफ्रैक्शन जब होगा तो यहां नॉर्मल बनाएंगे। अब थोड़ी सी ज्योमेट्री आपको सीखनी पड़ेगी, ध्यान से सुनो। ये 90, ये 45 है तो ये 45 है। ये एंगल वाला गेम आपको खेलना पड़ता है। ये 90 है, ये 45 है तो ये 45 है। अगर ये 45 है, ये 90 है तो ये भी 45 है। तो मतलब यहां पर एंगल आई कितना हो जा रहा है? 45 हो जा रहा है। सही है। तो आप क्या लिखोगे बताओ? यहां के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? स्नेल्स लॉ। अच्छा जस्ट बेटा हम कंडीशन निकाल लेते हैं, क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं इसके लिए कि जस्ट में क्या हो रहा है। बोलो यार, जस्ट के लिए क्या करें बताओ भाई? ये वाला म्यू इंटू साइन 45, बाहर क्या है 1 इंटू साइन
90 डिग्री। मैंने क्या कर दिया इसको, जस्ट ऐसे, ना बाहर भेजा ना अंदर भेजा। उसके लिए म्यू निकाल लेता हूं भाई, कितना चाहिए बताओ भाई, यहां से कितना आ रहा है भाई, म्यू आ रहा है 1/1/√2। 1/√2 कितना होता है, √2, कितना हो गया 1.414। अगर इतना म्यू होगा तो क्या होगा बताओ, रे ऐसे आ जाएगी, ऐसे, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। अच्छा म्यू अगर इससे ज्यादा होगा तो वापस आएगी। सोचो, हाँ TIR होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा म्यू भारी होगा उतना ज्यादा TIR करना आसान होगा। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। देखो साइन थीटा क्रिटिकल याद करो, 1/म्यू था, तो बेटा म्यू ज्यादा होगा तो थीटा क्रिटिकल कम हो जाएगा ना, कम एंगल पर ही TIR होने लग जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो जस्ट वाला है ना म्यू, इससे ज्यादा अगर म्यू होगा तो TIR हो जाएगा, इससे कम म्यू होगा तो बाहर चले जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो इससे कम म्यू किस किस का है बताओ, इससे कम रेड का है बस। और ग्रीन और ब्लू का क्या है बेटा, भारी है म्यू इसके मुकाबले, तो वो क्या करेंगे, वो अंदर ही फेंक देंगे उसे 45 पे। तो बताओ कौन कौन अंदर आ जाएगा, ब्लू और ग्रीन तो अंदर आ जाएंगे बेटा 45 बना के। यहां तो क्या हो जाएगा TIR, और बाहर कौन चला जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कौन चला जाएगा, रेड। बोलो भाई समझ में आएगा, जल्दी बोलो। मैंने जस्ट बाउंड्री कंडीशन के लिए निकाल लिया कि म्यू कितना चाहिए। इससे भारी म्यू होगा तो TIR होगा, इससे कम हल्का म्यू होगा तो TIR नहीं होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। म्यू भारी होने से TIR होने की संभावना बढ़ती है, म्यू हल्का होने से TIR होने की संभावना कम होती है। अगला क्वेश्चन लिखे, a plain glass slab, a plain glass slab is kept over, a plain glass is kept over various colored letters, various colored letters। मतलब ये ग्लास है और नीचे कौन है, या समझो एक कोई पेज रखा हुआ है, पेज पे डिफरेंट कलर्स के लेटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, द लेटर विच अपीयर्स लीस्ट रेज्ड, द लेटर विच अपीयर्स लीस्ट रेज्ड, पहला ब्लू, दूसरा वायलेट, तीसरा ग्रीन, चौथा रेड। BVGR, ब्लू वायलेट ग्रीन रेड, ठीक है, बताएं। एक मिनट और, वायलेट देखते हैं।
तो बेटा देखो, जो जितना ज्यादा शिफ्ट होगा ना, शिफ्ट, आपको ध्यान है ना, कुछ चीज नीचे रखी होती थी तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, है ना, कल अपन ने पढ़ा था अपेरेंट डेप्थ कितना शिफ्ट होता है बताओ, d इंटू 1 - 1/μ। लीस्ट रेस्ट का मतलब ये कम से कम शिफ्ट हो। बोलो यार, जो सबसे ज्यादा शिफ्ट होगा वो सबसे ज्यादा रेज हो गया, मैक्सिमम रेज्ड हो गया वो। तो हमें कौन सा चाहिए, कम से कम जो रेज हुआ है, कम से कम रेज हुआ है मतलब शिफ्ट कम से कम हुआ है। तो मुझे इसकी वैल्यू क्या चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए बेटा कम। अगर मुझे इसकी वैल्यू कम चाहिए तो डी तो मैं नहीं बदल सकता, 1 मैं नहीं बदल सकता, तो म्यू को क्या करूं बेटा, अगर मैंने म्यू को लेटेस्ट से बढ़ा लिया तो ये वैल्यू छोटी होगी, वैल्यू छोटी होगी तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, पर मुझे तो कम चाहिए, इसका मतलब म्यू को क्या ले लेता हूं, छोटा। अगर म्यू छोटा होगा तो ये रेशियो बड़ा होगा, 1 में से बड़ी चीज घटेगी तो छोटी चीज बचेगी, तो मुझे छोटी चाहिए ये चीज। सही है, तो बताओ म्यू किसका कम होगा, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा। म्यू किसका कम होगा, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा। कॉशीज रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा किसका ज्यादा होता है भाई इन चारों कलर में, रेड का सबसे ज्यादा होता है, तो आंसर इज रेड। कितने बच्चों को आया है बताओ, बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई। बेटा आप लिख रहे हो ना, है म्यू, ये एक प्रिज्म है, इसे अपन ने पानी में डाल रखा है, प्रिज्म को हमने पानी में डाल रखा है, और लाइट रे कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है सीधी, और ये है थीटा। सही है, ये है थीटा। बना लें इसको, क्वेश्चन बोलता हूं मैं, सीधा लाइट रे। बोलू, क्वेश्चन बोलू, लिखें, द लाइट रे रीचेस द surface BC, the light rays reaches the surface BC after getting totally reflected, after getting totally reflected at surface AC if sin theta, आपको बताना है साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए तो ऐसा हो पाएगा। थीटा आप देखो बनाया हुआ ऊपर थीटा है ना, ग्रेटर देन लेस देन, क्या रिलेशन आ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए।
तो आपको TIR करवाना बेटा यहां पे AC पे। एक मिनट और। बेटा थोड़ी ज्योमेट्री आपको लगानी पड़ेगी। एक ही प्रकार की ज्योमेट्री अपन बार बार लगाते हैं, ये एंगल इतना, ये एंगल इतना, तो ये बचा इतना, और वो ना, ये टोटल 180 हो गया, ये सब करना पड़ेगा आपको। सीधा साधा रटाया हुआ क्वेश्चन नहीं होगा एकदम। देखो 3/2 को थोड़ा सा साइड में लिखता हूं बेटा। यहां आएगा, पहले मुझे बताओ यहां एंगल आई कितना होगा। तो देखो ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये टोटल 90, तो ये आ गया थीटा यहां पर बस। अब ये अगर यहां TIR कराना है तो बेटा थीटा शुड बी ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल। बोलो यार, तो आप क्या बोलोगे, साइन, दोनों तरफ साइन साइन ले लो, तो साइन थीटा शुड बी साइन थीटा क्रिटिकल, साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा क्रिटिकल। कैसे निकालते बेटा, हल्का अपॉन भारी। बोलो यार, अब जो भार वाला हल्का तो है, ये है 1.33, ये 1.5, हल्का तो है पर ये एयर नहीं है, तो आप 1 नहीं लिखोगे ऊपर, ऊपर क्या लिखोगे, 4/3 लिखोगे, और नीचे 3/2 लिखोगे। बोलो ये बात समझ में आई क्या तुम्हें? जरूरी नहीं है हमेशा बाहर वाला मीडियम एयर ही हो, तो यहां 1/μ ना चिपकाए हर बार। इस बार बाहर वाला मीडियम कौन सा है, पानी है, तो पानी वाले का लेना पड़ेगा आपको, हल्का अपॉन भारी, ताकि साइन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी आए। सही है क्या? बताओ भाई ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन, खत्म हो गई कहानी, 8/9 बस। थोड़ी सी ज्योमेट्री, थोड़ा सा फॉर्मूला सही लगाना, खत्म कहानी। देखिए भाई, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन क्या होता है बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट का फैलना, टूटना अपने बने हुए कलर्स से। सही है? तो व्हाइट लाइट के अंदर कौन कौन होता है बताओ, व्हाइट लाइट किससे मिलकर के बनी होती है, VIB GYOR। अगर तुम एक ही पॉइंट पे VIB GYOR को मिला दो ना, तो वहां पर क्या बन जाएगा, व्हाइट लाइट बन जाएगी वहां पर। तो ये क्या करता है, ध्यान से सुनना, ये प्रिज्म है बेटा हमारा, ये प्रिज्म है। देखो प्रिज्म ने क्या गेम खेला, ध्यान से सुनना। प्रिज्म ने बोला यार लाइट आने दो, व्हाइट लाइट, क्या आने दो, व्हाइट लाइट को आने दो। तो इसने क्या बोला कि व्हाइट लाइट में तो कौन कौन आ रहा है यार, प्रिज्म ने पहचान लिया सबको कि भाई इसके अंदर कौन है, इसके अंदर तो अलग अलग लैम्डा है। तो अगर अलग अलग लैम्डा है तो अलग अलग म्यू है।
अलग अलग लैम्डा है तो अलग अलग म्यू है। अगर अलग अलग म्यू है तो अगर एंगल आई सबका सेम है पर एंगल आर तो डिफरेंट हो जाएगा ना। क्यों? स्नेल्स लॉ। ये जो म्यू मिलेगा, ये वाला जो म्यू है ना बेटा, ये हर लैम्डा को अलग अलग म्यू आभास होगा। क्यों? कॉशीज रिलेशन। तो मुझे बताओ बेटा, म्यू अलग अलग होगा तो क्या सबका एंगल आर अलग अलग हो जाएगा? एंगल आर अलग अलग होगा बेटा, ये कलर्स यहां पर सेपरेट हो जाएंगे। बोलो यार, सब अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। फिर ये सेपरेट होकर के यहां पहुंचेंगे, बोलो यहां पहुंचेंगे, ऐसे पहुंचेंगे। फिर अगेन बेटा इनका सबका म्यू अलग अलग है, फिर ये और फैला देगा ऐसे। मतलब अगर ये पैरेलल फेस होता ना, जैसे स्लैब होता है, तो इसने ऐसे फैलाया हल्का सा, पर ये पैरेलल ही जा रहे हैं फिर भी, और फिर पैरेलल ही निकल गए, तो आपको दिखाई नहीं देता इतना अलग अलग होता। इसने क्या करा, एक सरफेस ने ऐसे फैला दिया, अगले ने और फैला दिया उसे, क्योंकि ये दोनों फेसेस क्या है एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। उसने उस इफेक्ट को अगली वाली सरफेस ने क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया उसे। तो आपको क्या दिखाई देगा बेटा, यहां पर विबग्योर दिखाई देगा। अब क्वेश्चन ये आता है, सर बहुत पतला सा प्रिज्म मान लो, अब क्या मान लो इसे, पतला सा प्रिज्म मान लो। अब बेटा आपके पास एक फॉर्मूला है, डेल्टा बराबर छोटे प्रिज्म के लिए, फॉर कौन सा प्रिज्म बोलो, हम स्मॉल प्रिज्म के लिए पढ़ते हैं ये डिस्पर्जन को, प्रिज्म। क्या फॉर्मूला बताओ, म्यू माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। आज छोटा सा प्रिज्म मान लो, तो ऐसे व्हाइट लाइट आई और उसने क्या करा बेटा, ऐसे 4 5 6 7 ऐसा कर दिया। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा? सर जाना ऐसे था इसको, तो ये एक डेविएशन है, एक डेविएशन ये है मैक्सिमम। तो बताओ बेटा, जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा, और म्यू किसका ज्यादा होगा, जिसका लैम्डा कम होगा। तो बताओ यहां कौन आ जाएगा, बताओ लैम्डा जिसका म्यू ज्यादा लैम्डा कम, वायलेट। और यहां कौन होगा बेटा, रेड। और बाकी सबका होंगे VIBGYOR। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ, वायलेट सबसे ज्यादा घूमा, और उसके बाद फिर IBG ये सारे आगे होंगे। बोलो यार, और बीच में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट और है बेटा, येलो और ले लेते हैं अपन। बोलो यार, सही है क्या? तो अब अपन यहां पर ना डिफाइन करेंगे टर्म्स को। पहला है एंगुलर डिस्पर्जन। क्या डिफाइन करेंगे, एंगुलर डिस्पर्जन। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन को अपन थीटा बोलते हैं। मुझे बताओ बेटा, कितने एंगल में ये डिस्पर्जन हुआ है? तो आप बोलोगे सर इतने एंगल में हुआ है। ये एंगल कौन सा है सर, ये है डेल्टा V माइनस डेल्टा R। अरे बोलो, टोटल एंगल कितना है, डेल्टा V। ये वाला एंगल कितना है, यहां से यहां तक, डेल्टा R। तो जितने एंगल में फैले कलर वो कौन सा हो गया, थीटा। इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन। थीटा क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा V माइनस डेल्टा R। डेल्टा V की वैल्यू बोलना है यार एक बार, यहां से म्यू V माइनस 1 इंटू A माइनस म्यू R माइनस 1 इंटू A। थोड़ा बेटा काटना है ना यार, ये माइनस A और माइनस माइनस प्लस A हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये आ जाएगा म्यू V माइनस म्यू R इंटू A। सही है क्या? दूसरा टर्म हमने डिफाइन किया डिस्पर्सिव पावर। क्या डिफाइन किया, डिस्पर्सिव पावर, के भैया इस प्रिज्म की कितनी क्षमता है इसे डिस्पर्स करने की, फैलाने की। दूसरा टर्म आता है डिस्पर्सिव पावर ओमेगा। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, इसको कैसे डिफाइन किया गया, ध्यान से सुने, लॉजिकल है। ओमेगा को डिफाइन किया गया भैया एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। मीन किसका लेते हैं बेटा, येलो का। तो इसने क्या बोला कि भैया लेटेस्ट से आपने 20 डिग्री में फैला दिया। कितने डिग्री फैला दिया, 20 डिग्री में। अब आप इसको डिवाइड करो कि आपने येलो को कितना घुमाया है। डिवाइड करो किससे, कि एक्चुअल स्टेट जाना था उसे, येलो को कितना घुमाया उससे कंपेयर करो इसे। येलो को लेटेस्ट से इसने घुमा दिया 10 डिग्री, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20/10 2। समझ में आया? तो कंपैरिजन किससे कर दिया बेटा, येलो से कंपेयर कर दिया, तो वो आ गया उसकी डिस्पर्सिव पावर। बताओ भाई थीटा कितना था बेटा, ये रहा म्यू V माइनस म्यू R इंटू A।
और येलो कितना घुमा होगा बेटा अपनी ओरिजिनल लाइन से? ये है ओरिजिनल लाइन। येलो कितना घुमा होगा बताओ? म्यू वाई येलो के लिए म्यू वाई -1 इंटू ए। तो ये ए और ए कट गए। अब कोई बोलेगा सर म्यू वाई तो मुझे गिवन नहीं है, मुझे तो म्यू वी और म्यू आर गिवन है। तो आप बेटा म्यू वाई हमेशा कैसे निकाल सकते हैं? इन दोनों का एवरेज ले सकते हैं आप। म्यू वाई निकालने का क्या तरीका रहेगा हमारे पास? इन दोनों का एवरेज लोगे तो वही येलो का मान लिया जाएगा। येलो इज एवरेज इन एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ म्यू ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ऑल्सो। सही है क्या? कैसे डिफाइन करा गया, याद आ रहा है बेटा? मतलब समझ में आ रहा है डिस्पर्सिव पावर? ये बन गया फॉर्मूला क्या? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई -1। डायमेंशनलेस होगा ये। चलिए लिख लीजिए यहां तक। डेल्टा वाई को मीन डेविएशन भी बोलते हैं। मीन, बीच के कलर का डेविएशन। जैसे ये भी बोला जा रहा है कि, बोला क्या जा रहा है कि इस सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है ये वाला पार्ट कि भाई डिस्पर्जन हट गया है, पर अपन देख ले रहे हैं, कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। और जब था तो इंपॉर्टेंट था। लिख लीजिए जल्दी। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पढ़ेंगे।
कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, दो प्रिज्म लगाएंगे और कुछ कंडीशन को फुलफिल करेंगे। लिख लिया तो समझाऊं, बताओ। तो बेटा दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसे ना सीधे उल्टे प्रिज्म लगाना है। क्या करना है, एक प्रिज्म को सीधा लगाना है और दूसरे प्रिज्म को कैसे लगाना है, ऐसा उल्टा लगाना है। दूसरा प्रिज्म क्या करेगा ना, इसके इफेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश करेगा। मतलब अगर उसने कुछ ऐसा किया है तो ये उसका कुछ उल्टा करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप इसके एंगल को ए बोल रहे हो ना, एंगल ऑफ प्रिज्म को, सब स्मॉल एंगल चल रहे हैं, तो ये होगा बेटा ए डैश, और ए डैश शुड बी इन नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब माइनस में एंगल आना चाहिए। माइनस में एंगल का मतलब क्या, कि आपने प्रिज्म को उल्टा लगा दिया। अगर एंगल माइनस में आ रहा है इसका मतलब क्या है, प्रिज्म इज उल्टा। अब ध्यान से सुनो, आपको क्या क्या करना है। आपको बोलना है सबसे पहले, तो कुछ भी बोल लो, पहले जिसको बोलना है, आपको चाहिए डिस्पर्जन हां, डेविएशन ना, या पहले बोल देते हैं डेविएशन ना, कुछ बोल रहा है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। इसका मतलब क्या है अपन समझते हैं, और दूसरी कंडीशन क्या बना देंगे बेटा, वर्ड्स बदल दो बस आपस में। डिस्पर्जन हो जाए, विदाउट के वाले जो बाद में लिखा है ना, विदाउट के बाद, उस पर ध्यान देना है आपको, क्योंकि वो नहीं चाहिए आपको। तो बताओ बेटा इसमें क्या नहीं चाहिए आपको, डेविएशन हो जाए पर डिस्पर्जन ना हो। जो ना हो उस पर फोकस करना है हमें, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना। और यहां पर क्या हो जाए, डिस्पर्जन हो जाए, कोई मतलब नहीं है, पर डेविएशन ना हो जाए। कैसी कंडीशन दिखाई देगी, पहले मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये एक प्रिज्म है, दूसरा प्रिज्म ये रहा। अब क्या चाह रहे हो बेटा आप, डिस्पर्जन ना हो। डिस्पर्जन ना होने का मतलब क्या, कि कलर्स फैले ना। तो मुझे बताओ, अगर एक प्रिज्म से लाइट निकलती है तो फैला देगी, फैला देगी ना। तो दूसरे वाला क्या कर दे, जो फैला है ना बेटा, ये लाइट इसमें जाएगी, ये फैलाए को बंद कर दे, पर डेविएशन हो जाए। डेविएशन का मतलब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे यूं कर देता हूं, तो बेटा ये यूं जाना चाहिए था और ये थोड़ा सा यूं घूम गया, तो डेविएशन तो हो गया रे का, पर डिस्पर्जन नहीं हुआ। डिस्पर्जन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जितना इसने फैलाया उतना इसने बंद कर दिया। बोलो भाई, इसका मतलब तुम क्या बोलोगे, डिस्पर्जन ना होने का मतलब आप बोलोगे बेटा θ1 प्लस θ2 शुड बी 0। क्या बोलोगे तुम, जितना इसने ऐसे फैलाया उतना ये ऐसे बंद कर दे। बोलो यार, उसने अगर बोला कि मैंने 10 डिग्री में फैला दिए कलर्स को, विबग्योर को, दूसरा वाला क्या करे, मैंने -10 डिग्री कर दिया भाई। तो बेटा θ1 कितना होगा, जल्दी बोलो, θ1 कितना होगा। थीटा का क्या फॉर्मूला था, μv माइनस μr। तो μv माइनस μr इंटू ए प्लस, इसके लिए क्या बोलोगे, μv डैश बोल दूं, अरे अलग मटेरियल होगा ना यार। μv डैश माइनस μr डैश इंटू ए डैश इज इक्वल टू 0। बताओ यहां से बेटा ए डैश कितना आएगा, इस पूरे टर्म को इधर ले जाओ, ए डैश कितना आएगा जल्दी बोलो, इसको इधर ले जाओ, ऐसा बोलो, इसको इधर ले जाओ, माइनस टाइम्स μv माइनस μr अपॉन μv डैश माइनस μr डैश इंटू ए। ये माइनस क्या शो कर रहा है आपको, कि आपको प्रिज्म को उल्टा लगाना है, रिवर्स लगाना है। ऐसे सीधे सीधे प्रिज्म नहीं लगाना है, ऐसे लगाना है। सही है क्या। यहां पे बोलो बेटा क्या चाहिए आपको, कैसी शक्ल दिखाई देगी, बोलो शक्ल बताओ। ऐसे आएगी लाइट, कलर्स में फैलेगी, फिर भी कलर्स में ही फैली रहेगी, पर यहां पर भी कलर्स फैली रहेगी, और ये यूं चली जाएगी। तो आप देखो बस ये पैरेलल शिफ्टिंग हुई है, डेविएशन नहीं हुआ। क्या हुआ यहां पर, पैरेलल। जो रे ऐसे आई थी बेटा, ये सारे कलर्स हैं, और सारे कैसे जा रहे हैं, इस ओरिजिनल लाइट के पैरेलल ही जा रहे हैं। तो क्या नहीं हुआ यहां पर, डेविएशन नहीं हुआ। तो डेविएशन नहीं होने का मतलब क्या, Δ1 प्लस Δ2 इज इक्वल टू 0। डेल्टा किसके लिए ले रहा हूं मैं, येलो वाले के लिए ले रहा हूं। डेल्टा किसका ले रहा हूं यहां पर मैं, येलो का। अगर एक डेल्टा लेना है तो किसका लेना है, येलो का। Δ1 बोलना भाई कितना, μy -1 इंटू ए प्लस
डेल्टा टू बोलो, म्यू वाई डैश -1 इंटू ए डैश इज इक्वल टू 0। यहां से ए डैश की वैल्यू बता दो यार, इसको इधर ले आओ, माइनस टाइम्स म्यू वाई -1 अपॉन समझ में आया? बेटा आपको रटने नहीं है ये फॉर्मूले, आपको अगर थीटा और डेल्टा की वैल्यूज पता है तो आप अपने आप बना सकते हो इसे फटाक से। समझ में आ रहा है? लिख लीजिए, यहां पर ए डैश ऐसा लगाया जाए और यहां पर ए डैश ऐसा लगाया जाए, अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग ए डैश। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मूला बेस्ड, और कुछ है नहीं इसमें टेढ़ा काम। जो विदाउट लिखा है उसके बाद वाले वर्ड को जीरो करना है आपको। पहले वाले में डिस्पर्जन को जीरो करना है, अगले वाले में डेविएशन को जीरो करना है। ये थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है, पर आप इसको भी समझ सकते हैं। माइनस सिग्निफाई उल्टा प्रिज्म। अगर आप सीधा लगा दोगे ना, वो तो इफेक्ट बढ़ा और देगा, है ना? बोलेगा अच्छा तूने एक लात मारी है, मैं दो और मारूंगा। अपन क्या कह रहे हैं भाई, एक ने अगर लात मारी तो दूसरा फिर मरहम पट्टी कर दे। दो लगा दोगे तो वो इफेक्ट बढ़ जाता है, ना कि नलीफाई होता है। जल्दी लिख लें फॉर्मूले, क्वेश्चन बोलता हूं। लिखें, a thin prism having refracting angle, a thin prism having refracting angle
10 डिग्री 10 डिग्री है ना, is made of glass of refractive index 1.42 full stop. This prism is combined with another thin prism. This prism is combined with another thin prism of glass of refractive index 1.7. अगर ये अकेला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहे हैं तो ये किसका बता रहे हैं? विबग्योर के तो अलग अलग होते हैं, तो किसका बता रहे हैं? ये येलो का बता रहे हैं। अकेला म्यू दे रहे हैं, इसका मतलब किसका है? येलो का है, एवरेज वाले का। फुल स्टॉप। दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस dispersion without deviation. This combination produces dispersion without deviation. तो किस पे फोकस करना है आपको बताओ? डेविएशन पे फोकस करना है, डेविएशन को जीरो करना है। फुल स्टॉप। फाइंड द refracting angle of second prism. Find the refracting angle of second prism. बताओ भाई, कितना डिग्री? 6 डिग्री। सभी का आ रहा है 6 डिग्री क्या भाई? ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या कैलकुलेशन बैठ रही बताओ? पहले वाले का म्यू वाई बताओ, पहले वाले का तो 1.42 माइनस 1, और नीचे वाले का बताओ नए 1 माइनस 1, और इसका कितना था? 10। तो ये कितना आ रहा है? 6 डिग्री। सही है। लो भाई, अब आ जाओ बेटा एकदम फॉर्म में, अब आ जाओ एकदम फॉर्म में। अब एकदम तरीके वाले टॉपिक्स आ रहे हैं, ध्यान से सीखें, ठीक है। प्रिज्म हो गया खत्म। अब आ रहा है रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस कहां से करना है हमें रिफ्रैक्शन? आपने अभी तक रिफ्रैक्शन कहां से किया था बताओ? प्लेन सरफेस से। सरफेस कैसी थी जहां रिफ्रैक्शन हो रहा था? प्लेन थी, सीधी। अब कैसी हो जाएगी? कर्व्ड। कर्व्ड ध्यान से सुनना बेटा, कर्व्ड मतलब स्फेरिकल सरफेस बोलना चाह रहा हूं यहां पर मैं। तो ध्यान से सुनो, ये कर्व्ड सरफेस है, यहां पर मान लेता हूं बेटा कुछ अलग मीडियम है, ये मीडियम है कुछ, यहां का म्यू मैं μ2 ले लेता हूं, बाहर का म्यू मैं μ1 ले लेता हूं। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस यहां से हो जाएगा u। मुझे बताओ, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है तो कैसे जाएगी रे? ऐसे जाएगी लेटस से। अब बेटा यहां पर नॉर्मल कैसे बनेगा? सर ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका कोई सेंटर होगा, इधर से नॉर्मल पास हो रहा होगा, फिर इसको जाना ऐसे चाहिए था, और ये क्या करेगी?
टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। लेटर से ये हल्का, ये भारी है, तो ये यूं चली जाएगी। अच्छा, एक रे जो यूं आ रही है वो सीधी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो यही नॉर्मल है, तो एंगल आई 0, एंगल आर 0, तो ये सीधी निकल गई। तो दोनों रेस कहां मिली बेटा? दोनों रेस यहां मिली, तो यहां क्या बन गया? इमेज बन गई। तो इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस। इसको बोलेंगे v। अब आप देखो वहां पर डिस्टेंस किससे नापते थे? पोल से। अब बेटा इसका पोल या फिर ये o जो भी बोलना चाह रहे हो आप, यहां पर है। पोल पर ओरिजिन क्यों मानते थे बताओ? पोल पर ओरिजिन इसलिए मानते थे क्योंकि उसी सरफेस पर क्या हो रहा होता था? रिफ्लेक्शन हो रहा होता था। अब इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसके मिड पॉइंट को ओरिजिन मानेंगे। तो ये बोला जाए सर, जहां भी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है उस पॉइंट को क्या मानेंगे? हमेशा ओरिजिन मानेंगे। तो बेटा अगर इसको ओरिजिन मानूं तो LHS माइनस RHS प्लस। तो बताओ इसमें क्या क्या है बेटा? मेरे पास μ1 है, μ2 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहां से ये इमेज डिस्टेंस है v विद साइन रखने होंगे, और एक है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फॉर्मूला बनता है जानने के लिए कि इमेज कहां बनी। ध्यान से सुने, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। और इसमें आपको u को तथा v को तथा r को विथ साइन पुट करना है। क्या करना है? जैसा आप मिरर फॉर्मूला में पुट करते थे। बताओ इस केस में u क्या होगा बेटा? माइनस। इस केस में v क्या हो रहा है? प्लस। इस केस में r क्या हो रहा है? देखो सर, कर्वेचर ऐसा है ना, तो सेंटर इधर लाई करेगा तो प्लस। सही है क्या? साइन कन्वेंशन समझ में आ रहा है आपको? अब दूसरी बात सर, μ1 कौन सा है, μ2 कौन सा है? तो बेटा μ1 वो होता है जिसमें इंसिडेंट रे होती है। जिस मीडियम में क्या होती है? इंसिडेंट रे होती है। तो जहां ऑब्जेक्ट होगा वहां इंसिडेंट रे होगी, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो सर, जहां ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है उसको μ1 बोला जाता है, दूसरे वाले मीडियम को क्या बोला जाता है? μ2 बोला जाता है। देख लो भाई फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है ये वाला। स्फेरिकल सरफेस या कर्व्ड सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए ये फॉर्मूला है। देखो मुझे बताओ, आपने प्लेन सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन पढ़ा है? पढ़ा है ना? यहाँ एयर होता था, यहाँ पानी होता था। बोलो बताओ बेटा, इस सपाट सरफेस का रेडियस कितना होगा? इन्फिनिटी होगा, या इन्फिनिटी पुट कर दो, देखो वही आ रहा है रिलेशन। μ2 बाई v इज इक्वल टू μ1 बाई u। तो v कितना आ गया जल्दी बोलो? ये आ गया सर μ2 बाई μ1 इंटू u। ये याद आ रहा है आपको? μ2 बाई μ1। μ1 क्या था बेटा? हमारा एयर था, और μ2 क्या था? म्यू था। म्यू इंटू ये डिस्टेंस क्या है? वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नहीं, उल्टा हो गया। अपन यहां लेते थे, यहां लेते थे। समझ गए ना तुम? जो अपन ने वाले फॉर्मूले बनाए थे, d बाई म्यू वाला, म्यू इंटू एच वाला, वो यहीं से बन सकते हैं फॉर्मूलास। इसी से अगर आप आर को इन्फिनिटी पुट कर दो। सही है क्या? लिख लो बेटा, फटाफट लिखो। क्वेश्चन करेंगे इस फॉर्मूले के ऊपर, तब समझ में आएगा आपको क्या हो रहा है। इसका भी डेरिवेशन है गंदा सा, वहां से आता है ये। 12 पास हो तुम लोग? ये मत बोलना डेरिवेशन क्या होता है सर। इसको क्या मानेंगे हम? पोल। पोल यहां गाड़ दो बेटा, इसमें जहां पर रिफ्रैक्शन होता है। पहला क्वेश्चन मैं आपको लगा के बता रहा हूं, ये इक्वेशन कैसे लगाते हैं। अगले से आप चालू हो जाइएगा। जरूरी नहीं है कि आपको इमेज बनानी आए, तो बस एग्जांपल दिया है कि भाई इमेज देखो यहां बनेगी। अच्छा, ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? इज दिस रियल और वर्चुअल इमेज? वर्चुअल है क्या ये?
अबे रियल में रिफ्रैक्टेड रेज मिल रही है, रियल इमेज है ये, तुम वर्चुअल दुनिया में हो, रियल में नहीं मिल रही क्या रिफ्रैक्टेड रेज, तो रियल इमेज हुई ना। अगर यहां बन रही होती ना इमेज तो वर्चुअल होती, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज तो इस मीडियम में चली गई, फिर यहां अगर इमेज बन रही है तो जबरदस्ती मिलानी पड़ रही है? ऑब्जेक्ट रियल है ना यार, ऑब्जेक्ट तो रियल ही है भाई, ऑब्जेक्ट कभी वर्चुअल होगा तो अलग से बात करेंगे, कभी दिन में कभी रात होगी ना तो अलग से बात करेंगे ना, दिन में तो दिन ही है। सही बात है ना यार, ऑब्जेक्ट वर्चुअल कभी कभार होगा तब बात करेंगे ना उसके बारे में। जी बेटा फोटो बनाए प्लीज। देखो दो अलग अलग मीडियम होते हैं तभी तो रिफ्रैक्शन होगा। अब बताओ भाई यू को क्या लिया जाए इस इक्वेशन में, बोलो अब म्यू वन बोलो, पहले म्यू वन कितना है, म्यू वन कौन सा है बोलो, वन। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट किस में है, वन वाले में, तो इंसिडेंट रे इसमें होगी, म्यू वन हो गया वन। म्यू टू कितना हो गया अपने आप ही, दूसरे वाला 1.5। यू बोलो, यू बोलो, यू कितना है, इरा पोल इससे इधर -50। आर बोलो, आर बोलो, आर बोलो, +10। +10 क्यों, +10 क्यों? क्योंकि पोल के इधर होगा सेंटर, क्योंकि कर्वेचर ऐसा है। समझ में आ रही बात? लगा दो भाई फॉर्मूले में, अपने आप v विद साइन आएगा क्योंकि आपने सबको विद साइन पुट करा है। चलो बेटा म्यू टू बाई v, म्यू वन बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। भैया अभी हमारे पास आर्ट का समय नहीं है, बिल्कुल तरीके से चलते चले एकदम। म्यू टू कितना है जल्दी बोलो, कैलकुलेशन लगेगी जल्दी। म्यू वन यू -50, यहां मत खत्म हो जाना कहीं तुम प्लस माइनस में। म्यू टू माइनस म्यू वन 1r 50 नहीं 10। चलो भाई इसकी कैलकुलेशन बताओ कितना आ रहा है, 1.5 बाई वी, ये हो गया 1/50, उधर जाके -1/50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, 1/20 -1/50, ये आएगा कितना 50, 20 का एलसीएम ले लेता हूँ 100, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -2, 1.5 बाई वी, ये हो जाएगा 3/100, तो वी हो जाएगा 100 इंटू 3/2, 1.5 को 3/2 डिवाइडेड बाय 3, 3 कट गया, ये आ गया +50। +50 इसका मतलब इमेज का बनेगी बेटा, यहां से 50 दूरी पर बनेगी, दिस इज आर इमेज। बहुत दूर हो गया 50 तो, खैर सेंटर ही 10 पे था, यहां का इमेज बन जाएगी बेटा, रियल इमेज बनेगी ना, रियल इमेज बनेगी कितनी दूरी पर, बताओ। ऑब्जेक्ट रियल, इमेज रियल, तो इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सेम नेचर है, सेम रूल रिफ्रैक्शन में भी फॉलो होता है। कैसी बन जाएगी बेटा, इन्वर्टेड बन जाएगी। अब कोई बच्चा ये पूछ सकता है सर मैग्निफिकेशन भी बताओ फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी यहां पे लिख लेना आपके साइड में, इतना पूछा नहीं जाता। μ1v अपॉन μ2u, प्लस माइनस मैं नहीं लगा रहा क्योंकि प्लस माइनस हम खुद से लगा लेते हैं इन्वर्टेड और इरेक्ट। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन आप करेंगे।
मछली कहां दिखेगी? इस आंख को मछली कहां दिखेगी बेटा? तीन मिनट। एक मिनट और, फॉर्मूला लगाना आपको सीखना है। म्यू1 किसको लेना है, डिस्टेंस कहां से लेना है। देखिए भाई, सबसे पहले बताओ बेटा, रिफ्रैक्शन किधर होगा? ये इधर से लाइट इधर आएगी, रिफ्रैक्शन यहां होगा। ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा पोल। चलो भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलो सबसे पहले। यू हो गया बेटा प्लस, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको देख रहे हैं अपन। बेटा ये 4 है, ये 10 है, तो ये कितना है? 6 हो गया। सर म्यू1 बताओ, म्यू1 कौन सा होगा बेटा? 4/3 होगा म्यू1। ऑब्जेक्ट किसके अंदर है? म्यू1 के अंदर होता है ऑब्जेक्ट। म्यू2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा बाहर, एयर। आर बताओ, आर। सर कर्वेचर ऐसा है तो इधर ही होगा, +10। चलो भाई वी निकालते हैं। μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। बिल्कुल हिलना नहीं है इस फॉर्मूले से। μ2 कितना है? 1। v निकालना है। μ1 कितना है? 4/3। u कितना है? +6। μ2 कितना है? 1। μ1 कितना है? 4/3। r कितना है? 10। करें कैलकुलेट।
ये कितना हो जाएगा 1/v माइनस कितना 2/9 इक्वल्स टू 3 - 4 -1/30 1/v इक्वल्स टू 2/9 -1/30 कितना हो गया? क्या एलसीएम लूं भाई इसमें? 270 ले लूं? 90 ले लेता हूं ना। ये कितना हो गया? 10 इंटू 2 20। ये कितना हो गया? 3 1/v v कितना हो गया? 90/17 प्लस में आ रहा है आंसर, प्लस में आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा भाई? इधर ही पानी में बनेगी इमेज। 90/17 कितना होता है बेटा? अगर ये 18 होता तो 5 होता, 5 पॉइंट कुछ हो गया। तो ये एक्चुअली में 6 दूरी पर है, पर इससे थोड़ा सा इधर हो गई। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा पोल की तरफ शिफ्ट हो गई उसकी इमेज। बताओ भाई रियल होगी कि वर्चुअल होगी? वर्चुअल होगी। रियल बनती तो दूसरे मीडियम में बनती। अच्छा, ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल है, तो सीधी बनेगी उल्टी बनेगी? है? हाँ सीधी बनेगी। क्यों? क्योंकि नेचर डिफरेंट है। तो मछली सीधी ही रहेगी, उल्टी नहीं हो जाएगी। बोलो यार, कैलकुलेशन तो करोगे ना यार। नेक्स्ट है भैया लेंस। व्हाट इज लेंस? बताओ, लेंस क्या होता है? यार तुम 12वीं पास होना यार। लेंस होता है LENS। क्या होता है लेंस? है? हाँ बोलो बोलो। बाउंडेड रीजन with a different medium with at least one curved surface। ऐसा कभी नहीं सुना तुम लोगों ने? बोलो भाई। लेंस की डेफिनेशन बोलो यार, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं ढंग से बताओ बताओ बताओ। लेंस होता है बेटा, तो सुन तो लो फिर। लेंस होता है कोई ऐसा क्षेत्र जिसका म्यू डिफरेंट हो। जैसे मैं ऐसा ऐसा बना देता हूं, जिसका म्यू डिफरेंट हो किससे? अपनी सराउंडिंग से, और जिसमें एटलीस्ट एक सरफेस कर्व्ड होनी चाहिए। समझ में आया? दोनों कर्व्ड हुई तो भी चलेगा, पर एक तो कर्व्ड होनी ही चाहिए। दैट इज अ लेंस। समझ गया? इससे तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ा ये जान करके भी सर हम क्या करें। ठीक है, तो मुद्दे की बात पर आते हैं। देखो अब लेंस बनाया कैसे जाता है वो देखो, मैं आपको समझाता हूं। बेटा आप देखो, मैं एक पहला लेंस बना के दिखाता हूं आपको। अब ध्यान से सुन लेना, हर एक बात इंपॉर्टेंट निकलने वाली है। ऐसा समझो कि ये दो गोले हैं। गोले मतलब ये स्फेयर्स हैं, स्फेयर्स ग्लास के। और ना अपन ने सॉफ्टवेयर से ना इन दोनों गोलों को ऐसे मर्ज करवा दिया आपस में। सॉफ्टवेयर से, एक्चुअल में तो करेंगे नहीं भाई, बिट जाएंगे ना। तो सॉफ्टवेयर से मर्ज करवा दिया, और हमने क्या करा, सॉफ्टवेयर से ही ये वाले पार्ट को तो काट के हटा दिया, ये वाले पार्ट को भी काट के हटा दिया। तो क्या बचा बेटा मेरे पास? मेरे पास कुछ ऐसा बचा, ऐसा ऐसा। अगर मैं इसको ऐसा ऐसा ऐसे दिखाऊंगा तो ऐसा दिखाई देगा ये? बोलो। अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो ये गोला दिखाई देगा। गोला क्या दिखाई देगा?
गोला दिखाई देगा। अभी जो गोला दिखाई देगा तो बेटा ये ऐसा दिखाते हैं आपको साइड व्यू इसका। अगर सामने से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? सर्कल दिखाई देगा। उस सर्कल का एक डायमीटर होगा जिसको अगेन हम क्या बोलते हैं? एपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपर्चर बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना भाई, हुआ क्या बेटा, जैसे ये लेंस बनाया हमने, लेंस दो प्रकार के होते हैं, वो सारी बातें मैं भी आपको बताऊंगा। ये लेंस बनाया, सुनना, हुआ क्या होगा, यहां ऑब्जेक्ट रखेंगे अपन, तो वो क्या करेगा बेटा, यहां से जाएगी रे, पहले ये कर्व्ड सरफेस होगी, तो ये कर्व्ड सरफेस इसकी एक इमेज बनाएगी, वो जो इमेज बनाएगी वो इस कर्व्ड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर ये कर्व्ड सरफेस उसकी इमेज बनाएगी, फिर एक फाइनल इमेज बनेगी। बोलो यार, बेटा तुम लोग सब जिंदा हो ना? है? तुम लोग की आंखों में देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि बस तुम बैठे हो, हैं? वन लाइनर कर रहे हैं ना? ठीक है यार सर, आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, और आप यहां से जाओ। बेटा कुछ हाँ ना कुछ तो बोल दो यार, अगर सहमत हो तो हाँ बोल दो, सहमत नहीं हो तो ना बोल दो, है ना? क्या हाँ? ये सरफेस इसकी इमेज बनाएगी नहीं बनाएगी उस फॉर्मूला से? भैया अभी सिखाया तुम्हें। तो मैं सीधी बात भी तो बोल सकता हूं ना, ले लिया फॉर्मूला भाई, ले लो, ऐसा तो नहीं चाहते ना तुम? फिर ये जो सरफेस इमेज बनाएगी वो इमेज इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, करेगी, क्योंकि फिर यहां पर भी तो रिफ्रैक्शन होना बाकी है। लेटर से यहां चला गया बेटा अपन, अब यहां भी तो रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये इमेज बनाएगी वो फाइनल इमेज होगी। बेटा से यहां इमेज आ गई, सही है क्या? क्या हमने दो बार कर्व्ड सरफेस वाला फॉर्मूला लगाया टू गेट द फाइनल इमेज? इतने में हाँ बोल सकते हो तुम। तो सर वो फॉर्मूला क्या बना, वो फॉर्मूला क्या बना? तो हमने क्या करा बेटा, हमने ना ऐसे रे को ना ऐसे पैरेलल लिया। कैसे लिया? रे को पैरेलल लिया, और हमने देखा कि यार ये रे कहां जाकर के कन्वर्ज हो रही है, तो उसको हमने बोला ये फोकल लेंथ कहलाएगी इस लेंस की। जहां से रेस पैरेलल आए और जहां वो कन्वर्ज हो जाए तो वो लेंथ क्या कहलाती? फोकल लेंथ। तो फॉर्मूला क्या बना, ध्यान से सुनना, इसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ाने जा रहा हूं आपको मैं। इन्होंने बोला बेटा 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब सर ये r1 r2 कहां से आ गया? बेटा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग लिया है मैंने, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग लिया है मैंने, और इसके अंदर एक कन्वेंशन गया, एक अप्रोक्सीमेशन माना गया कि ये थिन लेंस है। कैसा है ये? थिन लेंस है, ये पतला लेंस है। समझ में आ रहा है? कैसा लेंस है ये? मतलब ये जो चौड़ाई है बहुत ही छोटी है, तब जाकर के आफ्टर अप्रोक्सीमेशन ये फॉर्मूला बनेगा। अब सर इसमें म्यू क्या है, ध्यान से सुनो बेटा, ये है म्यू ऑफ लेंस, और बाहर क्या होगा? म्यू ऑफ सराउंडिंग। बाहर क्या होगा? म्यू ऑफ सराउंडिंग। और दोनों तरफ हमें सेम सराउंडिंग माननी है, ऐसा नहीं इधर पानी है इधर हवा, ऐसा नहीं है। पानी है तो इधर दोनों तरफ पानी है, हवा है तो दोनों तरफ हवा है। तो ये जो म्यू होता है ना बेटा, ये जो म्यू के अंदर खोल के देखते हैं तो पता क्या आता है? म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग। ये म्यू क्या है बेसिकली? म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग। मैं चाहता तो यही लिख सकता था पर इसे अलग से लिख दिया अपन ने, क्योंकि जनरली सराउंडिंग क्या होती है? एयर होती है, तो यहां पर बनी आता है। बोलो यार आई के बात समझ में? तो बेटा अब हम समझेंगे कितने प्रकार के लेंस होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। बोलो मैं एक बार में समझा दूं या पहले ये लिखोगे? एक बार में समझा दूं फिर लिखना आराम से। सुनो अब, क्या हो गया? सुनो भाई, लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताओ? लेंस बेटा ध्यान से सुनो, मजा आएगा, देखो आपको क्रिएटिविटी आपकी आर्ट। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। क्या पहचान होती है? ध्यान से सुनते चलना, शांत रहो और सुनो एकदम।
कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स वो होता है जो बीच में से मोटा हो। कॉन्वेक्स की पहचान क्या है? बीच में से मोटा, उसको बोलोगे कॉन्वेक्स। कॉनकेव कौन सा होगा? जो बीच में से होगा पतला, वो होगा कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स भी 4 प्रकार के होंगे और कॉनकेव भी 4 प्रकार के होंगे। अगर आप कॉन्वेक्स 4 प्रकार के समझ गए तो कॉनकेव भी समझ जाओगे। ध्यान से सुनना बेटा। पहला होता है इक्वी कॉन्वेक्स। कौन सा? इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब यह है कि R1 और R2 दोनों बराबर है। तो बेटा बताओ कैसा बनेगा? ऐसा। ये हो गया आपका इक्वी कॉन्वेक्स। सही है। ये R और ये R दोनों क्या है? बराबर है। बताओ यार दूसरा कौन सा होता है बेटा? दूसरा कौन सा होता है बताओ? नहीं प्लेनो कॉन्वेक्स नहीं, क्या बोलते हैं इसे यार? हाँ, बाय कॉन्वेक्स। बाय है बेटा, बाय है ना। बाय का मतलब यह है कि R1 और R2 इस बार बराबर नहीं है, तो वो बाय कॉन्वेक्स हो गया। बोलो यार इसमें क्या हो जाएगा? R1 और R2 क्या लेने पड़ेंगे बेटा आपको? विभिन्न लेने पड़ेंगे, अलग अलग। तीसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स। तीसरा कौन सा होता है? प्लेनो कॉन्वेक्स। आप देखो मैंने दोनों मोटे बनाए बीच में से। बीच का मतलब ये बीच है, ये कोने, कोने पतले, बीच में मोटा है। प्लेनो का मतलब क्या बेटा? ऐसा। ये हो गया प्लेनो। क्या बीच में से मोटा है अभी भी? क्या कोनों से पतला है? हाँ बेटा। इसका रेडियस बताओ यार। इसका रेडियस मुझे तो इन्फिनिटी लग रहा है। एक प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है बताओ? इन्फिनिटी। और इसका रेडियस को R बोल देता हूं। और एक होता है बहुत ही टेढ़ा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। यार थोड़ा सा एसी तेज कर देना, हल्का सा। कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो आप बोलोगे सर इसमें कॉनकेव भी आ रहा है, कॉन्वेक्स भी आ रहा है, सही है ना। तो ध्यान से सुनो, जो बाद में लिखा हुआ नाम है ना, वो वाला आपको मानना है। ये कैसा होता है? ध्यान से सुनना। इसको कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताता हूं। एक ऐसे लो और एक ऐसे लो, तो ये चांद निकल के आया ना, ये चांद, ये हो गया आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स। देखो बीच में से मोटा है, साइडों से पतला है। बोलो यार बेटा मुझे बताओ, अगर मेरे को मैंने ये वाला लेंस बनाया होगा तो इसका सेंटर तो यहां होगा और इसका सेंटर दोनों अलग अलग जगह होंगे। इसी प्रकार से इसका भी सेंटर एक का इधर होगा, एक का इधर होगा। इसका तो होएगा ही नहीं, और इसका इधर होगा। और इसमें क्या है बताओ? इसमें बेटा दोनों के सेंटर्स देखो, इसका सेंटर यहां कहीं, इस वाले का और इस वाले का यहां कहीं, दोनों के सेंटर्स लेंस के एक ही तरफ है। बोलो भाई इसमें क्या है? सेंटर्स C1 C2 C1 C2 C1 C2। सही है क्या? अब आप मुझे बताओ बेटा इसी तरीके से इसका क्या क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। इक्वी, बाय, प्लेनो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। सही है क्या? इक्वी बताना बेटा कैसा? स्लिम ट्रिम। R R देखो C1 C2। बाय का बोलो R1 R2 C1 C2। प्लेनो बोलो C R इंफिनिटी। इसको बोलो बेटा ये ऐसा, और दूसरा ला अंदर घुसेड़ देता हूं। ये देखो C1 C2। अब आप मुझे बस इतना सा बताओ, क्या सारे कॉन्वेक्स बीच में से मोटे, कोनों से पतले? क्या सारे कॉनकेव बीच में से पतले, साइडों से मोटे, कोनों से मोटे? सही है। अब गेम क्या है बेटा? अब गेम ध्यान से सुनो, गेम है फोकल लेंथ निकालने का। फोकल लेंथ निकालने का, इसमें R1 R2 को विद साइन लिखना होता है, ये सारी माताफोड़ी होती है। तो हमने क्या बोला, हम ना इनके फॉर्मूले याद कर लेते हैं। सबसे पहला इक्वी की बात कर रहा हूं। इसकी बात कर रहा हूं। अब इक्वी में कौन सा चल जाएगा? चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। ध्यान से सुनना, फोकल लेंथ निकालने का तरीका बता रहा हूं, याद करना है फॉर्मूले बाद में। μ-1। क्या आप ये मानते हो बेटा
R1 अगर पॉजिटिव है तो R2 नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर आपने एक को इधर माना है रेडियस तो दूसरे वाला रेडियस इधर होगा इक्वी के अंदर। और क्या ये भी मानते हो कि दोनों R का मैग्नीट्यूड सेम है? तो अगर मुझे बताओ बेटा, इसको प्लस लिया इसको माइनस लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या ये ऐड हो जाएंगे? क्या ये ऐड हो जाएंगे? और अगर मान लो आपने इसको माइनस लिया तो इसको प्लस लिया तब भी माइनस में ऐड हो जा रहे हैं, क्या ये हमेशा ऐड ही होंगे बताओ? और क्या ये 1/r 1/r 2/r हो जाएगा? तो बताओ क्या फॉर्मूला बन रहा है 2/r इक्वी के लिए, क्योंकि दोनों r बराबर है। ये क्या होता है r1 बराबर r2। दादा फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला आ गया? r/2 म्यू माइनस 1। ये किसके लिए याद कर लेंगे अपन? इक्वी कॉन्वेक्स के लिए या इक्वी कॉनकेव के लिए, दोनों इक्वी के लिए। दूसरा बोलो बेटा बाय के लिए बोलो। बाय में क्या हो रहा है तो डिफरेंट साइड्स पर रेडियस बराबर नहीं है। अगर रेडियस बराबर नहीं होगा बेटा, पर अगर डिफरेंट साइड्स होगा तो ऐड ही होगा ना, पर अभी भी तो एक्चुअली में यहां माइनस लगा हुआ है पर वो क्या बनने वाला है? प्लस बनने वाला है। तो मैं एलसीएम लूंगा तो बताओ क्या बनेगा? R1 R2 R1 प्लस R2। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सीधा बताओ, R1 R2 R1 प्लस R2 इंटू म्यू माइनस 1। बोलो यार, अभी भी मैंने ऐड ही किया है, पर R1 और R2 दोनों डिफरेंट लिए। सोचो दोनों R सेम हो जाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तीसरा बेटा इंपॉर्टेंट कौन सा है बताओ? प्लेनो। प्लेनो के लिए बेटा क्या होगा बताओ? एक R तो 0 हो जाएगा, अगर वन नहीं एक R तो इंफिनिटी हो जाएगा, तो 1/इंफिनिटी 0, और एक R बच जाएगा 1/r। 1/r का फोकल लेंथ क्या बन जाएगी? R/म्यू माइनस 1। अरे मैं सीधा उल्टा करके लिख दे रहा हूं एक बार में, सही है क्या? तो बेटा देखो यहां पर 2 आ रहा है, यहां 2 नहीं आ रहा, बस इतना फर्क है। और चौथा सबसे बेकार, क्या बोलूं बेटा इसे? मिक्सचर बोल दो इसे, मिक्सचर। मिक्सचर में क्या दिक्कत थी बताओ? मिक्सचर में R1 R2 डिफरेंट थे और सेम ही तरफ थे, तो दोनों के साइन सेम होंगे, तो दोनों प्लस प्लस ले लूं तो माइनस होगा बेटा, R2 माइनस R1। तो बताओ फोकल लेंथ का फॉर्मूला बोलो, इससे मिलता जुलता होगा। R1 R2 एलसीएम हो जाएगा, और ना मैं यहां पे पता क्या कर देता हूं? R1 माइनस R2 का मॉड कर देता हूं यार, कोई लड़ाई नहीं है ना, आप प्लस ले लेना बस। और यहां क्या लिख दूं बेटा आगे? वही म्यू माइनस। 4 फॉर्मूले याद करने बेटा आपको। कौन कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट ये, उसके बाद दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट प्लेनो का, तीसरे नंबर पे फिर ये, और चौथे नंबर पे ये तो शायद आपको यूज भी ना करना पड़े, ये और ये वाले, ये सबसे ज्यादा काम आते हैं हमारे। तो हम फोकल लेंथ को विदाउट साइन निकालना सीख रहे हैं, हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे अगर आप हमें रेडियस और म्यू वगैरह दे दोगे तो। और ध्यान रखें म्यू क्या है? म्यू बेसिकली म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग है। समझ में आया क्या? तो बेटा हमने इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर दिया 4 प्रकार के लेंसेज के लिए, अलग अलग हम याद कर लेंगे। लिख लो, कितना समय दूं बताओ लिखने के लिए? 5 मिनट। 5 मिनट ना, लिखो आराम आराम।
ये कौन है भाई? सिटी वाला कौन आ गया? तू है? जाओ जाओ। है कल का पेपर? प्लेन मिरर? नहीं, प्लेन मिरर नहीं है, स्फेरिकल मिरर था। स्फेरिकल मिरर। क्या हुआ? टिल्ट आउट डाला था ना मैंने तो। है नहीं नहीं, बना चुका हूं मैं, स्फेरिकल मिरर तक ही है। R upon 2 mu minus 1, R upon mu minus 1, R1 R2 upon R1 plus R2 into mu minus 1, R1 R2 upon R1 minus R2 mu minus 1। यहां 2 कर्व्ड सरफेस है तो 2 आ रहा है, यहां 1 कर्व्ड सरफेस है तो 1 आ रहा है। ये सेम सेम, यहां प्लस या माइनस, दैट्स इट। बेटा 5 मिनट में 1 मिनट और रह गया बस तुम्हारा। टाइम तो यही कह रहा है, नहीं 2 मिनट और है, 2:18 हो गए। कौन सी सरफेस से? वो इतना पतला है कि वो एक ही सरफेस मान लो, बीच वाले पॉइंट को अपन ऑप्टिकल सेंटर मान लेंगे, वो अपन क्वेश्चन में देखेंगे। चौड़ाई उसकी नेग्लिजिबल है तो 2 सरफेसेस के बीच की दूरी मानी नहीं जाएगी। थिन लेंसेज पढ़ते हैं अपन सिलेबस में। फोकल लेंथ का भी हम मैग्नीट्यूड निकालना सीख रहे हैं ना, वो प्लस लेना है माइनस लेना है, कौन से लेंस के लिए क्या लेना है बाद में देखेंगे। 1 मिनट और भाई, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं अब।
लो बेटा दोबारा आ जाओ फॉर्म में। ये सब लिखा हुआ है, चाहे से आप बाद में क्लास के बाद लिख लेना, मैं उधर नहीं मिटाने वाला। आप चाहो तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो बाद में, सारी सुविधाएं हैं आपके पास। अब सुनो, तो हम क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है कटिंग ऑफ लेंस। कटिंग ऑफ लेंस एक प्रकार का क्वेश्चन ही है। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। क्या कर रहा है यार, बंद कर दे, बंद कर। कटिंग ऑफ लेंस क्या है, ध्यान से सुनो। ये बेटा लेंस है, अरे हाँ हाँ बोलो अभी। ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ एफ है। तो आपने क्या करा, आपने बेटा इसको ऐसे काट दिया, इसके दो टुकड़े कर दिए। ऐसे कट करके आपको एक टुकड़ा जो मिला, अगर इसकी फोकल लेंथ को आप एफ बोलते हो तो इसकी फोकल लेंथ को एफ डैश कितना बोलोगे? हाँ तो एफ डैश एफ के टर्म से बताओ ना, क्वेश्चन है ये। दिस इज इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। आपने इक्वी कॉन्वेक्स को काट के प्लेनो बना दिया, बीच में से काट करके। तो बताओ बेटा इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला बोलना, आर अपॉन 2 म्यू माइनस 1। म्यू क्या है, अंदर वाला म्यू है, सही है। एफ डैश का फॉर्मूला बोलो यार। सर इसका आर तो वही रहा होगा, आर अपॉन पर, ये प्लेनो बन गया। बेटा क्या आपको ऐसा लगता है आर अपॉन म्यू माइनस 1 की जगह 2f लिखा जा सकता है? तो एफ डैश हो गया बेटा 2f, फोकल लेंथ डबल हो गई। फोकल लेंथ डबल हो गई। एक तरीका तो काटने का ये था, दूसरा तरीका काटने का क्या है भाई? पैसे लेके गायब हो जाओ। आपने इसको अब हॉरिजॉन्टली काट दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली काट दिया। तो अब बताओ बेटा, अब आपको क्या मिला टुकड़ा? ये टुकड़ा मिला, सही है ना। अब इसकी फोकल लेंथ बताओ, अगर इसकी एफ है तो एफ डैश कितनी है? एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ। वाई? क्योंकि बेटा वही आर आर रहे ना यार। तो फर्क किस चीज में पड़ेगा? फर्क पड़ेगा इंटेंसिटी पे। किससे फर्क पड़ेगा? इंटेंसिटी पे। पहले यहां से जो रेस जा रही थी और अब जो यहां से रेस जा रही वो आधी रह जाएंगी ना यार, जो इमेज बनाने में पार्टिसिपेट करेंगी। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा एपर्चर का स्क्वायर, ये याद रखें। तो आपने एपर्चर को कितना कर दिया? आधा। कितना कर दिया बेटा? आधा। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? यहां अगर इंटेंसिटी इमेज की आई नॉट है, यहां कितनी होगी? आई नॉट बाय 4। 4 क्यों आ गया बताओ? क्योंकि डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर होगा। समझ में आया क्या? देख रहे हो बेटा, कर्वेचर नहीं टूटा, क्या टूट गया? लेंस ऐसे टूटा है। समझ गए बात को? बना लो, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले ये हवा में रखा था बेटा। कहां रखा था? हवा में। तो इसकी फोकल लेंथ एफ थी। अंदर मीडियम कौन सा है? ग्लास है, 3/2। अब उसी लेंस को आपने पानी में रख दिया, तो अब फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी?
सेम लेंस को आपने 4/3 में रख दिया तो फोकल लेंथ उसके टर्म्स में कितनी हो जाएगी ये बताना है आपको। करेंगे ट्राई। कहां फर्क पड़ेगा बताओ सर? म्यू खुल के अंदर क्या है वो करें। देखो बेटा इसकी फोकल लेंथ कैसे लिखी गई होगी? ये है इक्वी r अपॉन 3/2 -1। एफ डैश क्या रहा होगा? एफ डैश रहा होगा r तो वही है, म्यू कितना हो गया बेटा? 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3 -1। अरे 2 भी तो आएगा, 2 और यहां भी 2। एफ डैश कितना हो गया बोलो? r अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कितना हो गया बेटा? ये 9/8 -1। एफ डैश कितना हो गया जल्दी बोलो? r अपॉन 1/8 4r। और यहां f कितना आ रहा है बोलो? ये आ रहा है r ही आ रहा है, हाँ r। f आ रहा है r, तो f डैश कितना हो जाएगा बेटा? 4f। r की क्या रख दूंगा? f। ये आंसर है। समझ में आया क्या? कहां फर्क पड़ गया बताओ? नीचे एक्स्ट्रा आ गया 4/3। ये कौन सा लेंस है? प्लेनो कॉन्वेक्स। आपको फोकल लेंथ बतानी है बेटा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, बस छुट्टी। कितना हो जाएगा? क्या फॉर्मूला होता है भाई? यहां 2 नहीं आता सर। r अपॉन म्यू -1। r कितना है? 60। 1.6 -1 कितना हो गया? 60 अपॉन 0.6 कितना हो गया जाएगा? ये 6 और ये 600 100 सेंटीमीटर। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। हाँ भाई, कॉफी वॉफी मंगवाओ है? हाँ हाँ बोलो, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ध्यान से सुने बेटा। आप ये देख रहे हो, ये कौन सा लेंस है बोलो? प्लेनो कॉन्वेक्स। बीच में से मोटा कॉन्वेक्स, एक तरफ प्लेन है, प्लेनो कॉन्वेक्स।
ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव, सही है क्या? अब ये तीनों को बेटा हमने एक साथ रख रखा है, तो ये बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्या बोलते हैं इसे? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी हो ना कॉम्बिनेशन की, 1/f इक्वलेंट वो होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। क्या बोलना है बोलो? 1/f1 1/f2 1/f3। तो आप मुझे बताओ, अच्छा इनके रेडियस में आपको दे देता हूं, आप f1 f2 और f3 की वैल्यू मुझे बताओ। रेडियस में आपको बोल देता हूं 10 सेंटीमीटर, सिर्फ वैल्यू बताओ। हाँ ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो आप बताओ मुझे f1 और f3 तो बराबर हो जाएंगे। f1 बोलो कितना होगा? अब सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि सर ये 1.5 है, इधर देखो सर 1.5 है, तो सर इसकी सराउंडिंग में तो इधर तो एयर है और इधर 1.3 है, तो हम क्या माने, 1 माने या 1.3 माने या दोनों ही नहीं माने? तो मानना क्या है बेटा, आपको ना इन दोनों के बीच में एक पतली सी लेयर मान लेनी है एयर की, तो यहां भी 1 हो जाएगा, यहां भी 1 ही हो जाएगा। समझ में आया? इसी प्रकार से 1.3 के इधर भी 1 मानना है, इधर भी 1 ही मानना है, बीच में लेयर मान लेनी है पतली सी एयर की। तो बताओ भाई f1 कितना हो जाएगा? r/μ-1। r कितना है? 10। म्यू कितना है? कितना हो गया? 0.5, 100/5 20, इसका 20, इसका 20, इसका बोलो यार, ये तो हो जाएगा आपका इक्वी कॉनकेव। f2 कितना हो जाएगा? r/ इक्वी के लिए क्या होता है? 2 माइनस, तो r कितना है? r कितना है इसका? 10, 2, म्यू कितना है? 10/, कितना हो गया रे? 50/3। लो भाई यहां तक तो हम पहुंच गए सर, फॉर्मूला भी हमें पता चल गया सर। अब मेरे को बस एक चीज आपको बतानी है कि सर ये जो फोकल लेंथ है किसको प्लस लिया जाए, किसको माइनस लिया जाए, किस फोकल लेंथ को प्लस लिया जाए और किस फोकल लेंथ को माइनस लिया जाए। तो अभी के लिए मैं इसमें और एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि ऐसा क्यों है। अभी के लिए बेटा आप जो कॉन्वेक्स होगा ना उसे तो आप लोगे प्लस। याद करने के लिए मैं आपको बताता हूं, आपने देखा होगा जिनका कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, जो पास का जिनको कम दिखाई देता है, एल्डरली पीपल को 40 के बाद लग जाता भाई, ये मोटा चश्मा जिसका होता है, अरे नहीं देखा क्या भाई? हाँ ना बोलो, नहीं देखे क्या मोटे चश्मे बीच में से? वो कॉन्वेक्स होते होंगे ना यार, बीच में से मोटे है ना, उनका प्लस में नंबर होता है। तुम्हारा बीच में से पतला है और साइडों से मोटा है, कोनों से, तुम्हारा कॉनकेव लेंस है, तो तुम्हारा माइनस में नंबर होगा। बोलो यार, एक्चुअली पता है क्या होता है बेटा? पावर होती है 1/f। तुम पावर जानते हो ना, डायोप्टर में देखते हो ना अपनी पावर कितने नंबर का पावर है। तो बताओ बेटा, पावर को जोड़ रहे हैं बेसिकली अपन, क्या जोड़ रहे हैं? पावर जोड़ रही है एक्चुअली में। और पावर क्या होता है? 1/4 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किस में लेनी होती है? तो किस में आता है? डायोप्टर में। अब किसकी पावर प्लस लेनी है, किसकी माइनस लेनी है, तुम्हें खुद पता है। बताओ, कॉन्वेक्स की लेनी है क्या? प्लस, और तुम जो लगाते हो कॉनकेव उसकी क्या लेनी है? माइनस। बस यहां पे रख दो, बोलो। तो 1/f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 1/, इसकी क्या लोगे? प्लस लोगे। इसकी प्लस कितनी? 20। इसकी भी 1/20 ले लो पहले, फिर बेटा माइनस 1/, माइनस क्यों लिया बताओ? क्योंकि ये कॉनकेव है। कितना? 50/3। बस सॉल्व करते रहो और एफ इक्विवेलेंट निकाल लोगे। अब एफ इक्विवेलेंट क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, ये बताओ कितना हो गया बेटा? 100 ले लो एलसीएम। 100/20, 5, 5 माइनस 2, 6, कितना आ रहा है? 10 माइनस 6, 10 माइनस 4/100। एफ इक्विवेलेंट प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, बताओ। प्लस में आ रहा है। प्लस में आने का मतलब क्या है? कि वो कॉन्वेक्स लेंस बना होगा। क्या डालना है?
हाँ साइन लिखा ना यहाँ पर मैंने, इन दोनों का प्लस प्लस लिया मैंने, 1/20 1/20 दोनों का प्लस लिया है, दोनों कॉन्वेक्स है, और कॉनकेव वाले का माइनस लिया है। ना ना कोई मतलब नहीं है उससे, कोई मतलब नहीं, किसका कहाँ आएगा कोई लेना देना नहीं है। वो तो अभी तक अपन ने बात ही नहीं करी कि किसका किधर होता है, बस फोकल लेंथ है वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे लिए। ये कैसा नेचर है इससे डिटरमाइन होगा कि उसे प्लस लेना है कि माइनस लेना है। समझ रहे हो, तुमने जैसा भी पहले पढ़ा है ना उसको अपन ने सिंप्लीफाई किया है। R1 R2 को देखो, साइन वाइन में मत कंफ्यूज हो, सीधा फॉर्मूला याद करो, तो आपको वो कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। अरे यहां से यहां चलिए तो इसको R1 लेना है, उसको R2, सब खत्म। अब फोकल लेंथ किसकी कहां होती है वो अपन जब वो लगाएंगे लेंस फॉर्मूला तब सीखेंगे। तो कॉन्वेक्स की तो होती है ऑन रिफ्रैक्टेड रे साइड, और कॉनकेव की होती है ऑन इंसिडेंट रे साइड, बस खत्म कहानी, वहां से खत्म हो जाएगी बात, और इसमें इसका कोई लेना देना नहीं। एफ इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बोलो, 25। लाओ ये तुम्हारा मॉड्यूल दे दो। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी भाई, कल की क्लास बिल्कुल मिस ना करें। कल मैंने कहां तक दिया था, 48 तक दिया था ना, 49 से 65, 16 क्वेश्चन ये हो गए।